कंपनी लॉ का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिविडेंड। डिविडेंड स्क्रीन दिख नहीं रहा? और तुम्हारी तरफ से होगा, एक मिनट दोबारा से करो शेयर। हाँ, तो डिविडेंड शुरू करेंगे हम आज की क्लास में। ये डिविडेंड होता क्या है? मान लो आपने कंपनी के अंदर शेयर परचेज कर रखे हैं, शेयर परचेज कर रखे हैं, या कहें आपने किसी कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो आप उस कंपनी के क्या होते हो? शेयर होल्डर। आपको कहा जाएगा, जिस भी पर्सन ने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, उसके शेयर परचेज कर रखे होते हैं, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के पास राइट होता है, राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट। कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो कंपनी उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स में, अपने शेयर होल्डर्स में। इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को क्या कहते हैं? डिविडेंड। इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को क्या कहते हैं? डिविडेंड। कंपनीज एक्ट के अंदर डिविडेंड के रिगार्डिंग प्रोविजंस हम बात करेंगे। कौन से सेक्शन में क्या है, क्या लिखा हुआ है, हम सारा कुछ इसके बारे में बात करेंगे। समझ आ गई? तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है कंपनीज एक्ट के अंदर डिविडेंड की। कंपनीज एक्ट के अंदर डिविडेंड की डेफिनेशन आती है। सबसे पहले जो डिविडेंड की डेफिनेशन बता रखी गई है, वो बता रखी गई है सेक्शन 2 क्लोज 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज 35 के अंदर डिविडेंड की डेफिनेशन बता रखी है। इसमें बताया गया है, डिविडेंड एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 35 इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड। अब ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड जो हमारे होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है फाइनल डिविडेंड, दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड। अब ये फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो डिक्लेयर किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है एट द एनुअल जर्नल मीटिंग ऑफ द कंपनी। फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो डिक्लेयर किया जाता है एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जिसको डिक्लेयर किया जाता है बिटवीन टू एजीएम, दो एजीएम के बीच में। इसको तो एजीएम पे डिक्लेयर किया जाता है, इसको बीच में एजीएम में डिक्लेयर नहीं किया जाता, दो एजीएम के बीच में डिक्लेयर किया जाता है, उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड की जो डेफिनेशन बता रखी है वो बताई हुई है सेक्शन 2 क्लोज 35 के अंदर। डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड। अब डिविडेंड होता क्या है वो बात करते हैं। कंपनीज एक्ट क्या कहता है डिविडेंड के बारे में, वो बात करते हैं।
डिविडेंड आर सम ऑफ मनी। डिविडेंड क्या होती है? पैसे होता है, पैसा। डिविडेंड आर सम ऑफ मनी, जो कि पे किया जाता है टू दी मेंबर्स या शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड मनी है जो कि पे की जाती है किसको? मेंबर्स को, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी को, आउट ऑफ द, कहां से पे की जाती है? आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है उसमें से पैसा जो पे किया जाता है मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को, उसको कहते हैं डिविडेंड। इट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। नो, अभी बताया तो दो डिविडेंड होते हैं, एक होता है फाइनल और एक होता है इंटरिम, है ना। फाइनल क्या होता है? जो एनुअल जर्नल मीटिंग पे, जो साल में एक बार मीटिंग होती है ना कंपनी की, फाइनल डिविडेंड वो होता है जो साल में एनुअल जर्नल मीटिंग पे डिक्लेयर किया जाता है। और इंटरिम डिविडेंड किया जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर कभी भी डिक्लेयर कर दिया बीच में। हाँ। दूसरा, इट इज, जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? शेयर होता है। शेयर किसमें? प्रॉफिट का। प्रॉफिट का हिस्सा होता है कंपनी के। प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो पे कर दिया जाता है शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी को, उसको कहते हैं डिविडेंड। तीसरा पॉइंट, इट मे बी नोटेड दैट डिविडेंड इज पेड टू द शेयर होल्डर in proportion to the amount paid up on the share held by them। जो डिविडेंड पे किया जाता है, शेयर होल्डर को पे किया जाता है इन प्रोपोर्शन, इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड बाय them on the share held। आपने कंपनी का कोई शेयर परचेज कर रखे हैं, उस शेयर पे आपने जितना पैसा पे किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या किया जाता है? डिविडेंड पे किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑलवेज पे द डिविडेंड इन प्रेफरेंस टू द इक्विटी शेयर्स। हमारे पास जो शेयर होल्डर होते हैं, दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं हमारे पास। टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको प्रॉफिट में क्या मिलती है? प्रेफरेंस मिलती है। जब कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो पहले डिविडेंड किनको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। बाद में किनको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। ऑल कंपनी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कैन डिक्लेयर डिविडेंड। कंपनीज एक्ट के अंदर सारी की सारी कंपनी, सिर्फ कौन सी कंपनी को छोड़ के? सेक्शन 8 कंपनी को छोड़ के, जिसका पर्पस होता है नॉट प्रॉफिट कंपनी। एनपीसी भी कहते हैं, एनजीओ, क्या एनजीओ भी कहते हैं इनको, जिनका पर्पस नॉट फॉर प्रॉफिट होता है। नॉन प्रॉफिट कंपनी जो होती हैं उनको छोड़ के सारी की सारी कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर डिविडेंड क्या कर सकती हैं? डिक्लेयर कर सकती हैं। समझ आया? टाइप्स ऑफ डिविडेंड। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड। टाइप्स ऑफ डिविडेंड, अगर मैं डिक्लेरेशन की बात करूं तो दो तरह के डिविडेंड होते हैं, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? जो कि फाइनल किया जाता है जर्नल मीटिंग, एनुअल जर्नल मीटिंग। द डिविडेंड डिक्लेयर एट
एनुअल जनरल मीटिंग इज फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है कि जिसको डिक्लेयर किया जाता है बिटवीन 2 AGM, उसको कहा जाता है इंटरिम डिविडेंड। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं शेयर के बेस पे बात करूं, हमारे दो तरह के शेयर होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये भी आगे दो तरह के होते हैं, कोमुलेटिव, नॉन कोमुलेटिव। कोमुलेटिव का मीनिंग होता है इकट्ठा, कोमुलेटिव का मीनिंग होता है इकट्ठा, इकट्ठा होना। भाई मान लो अगर आपके पास कोमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, अगर आपके पास कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, तो जो डिविडेंड होगा, जो डिविडेंड होगा, मान लो 2019 में आपको डिविडेंड मिलना था, नहीं मिला, वो आगे इकट्ठा होता रहेगा 2020 के साथ। 2020 का भी नहीं मिला तो 19 और 20 का आपको कब मिलेगा, 2021 में। 2021 में भी नहीं मिला, वो इकट्ठा होता रहेगा। फिर अगर 2022 में मिलेगा तो वो फिर 19, 20, 21, 22 सारों का इकट्ठा मिलेगा, इकट्ठा होता रहता है ये। समझ आ गई? The dividend can be in arrear for any number of years. It shall be paid for all year on declaration. Preference shareholder also earn voting right if dividend for 2 year has not been paid. और इक्विटी शेयर होते हैं, कौन से होते हैं, अदर देन प्रेफरेंस, अदर देन प्रेफरेंस। समझ आ गई यहां तक? आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड में और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? डिविडेंड में और इंटरेस्ट के अंदर, इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? जो डिविडेंड पे किया जाता है वो शेयर्स पे किया जाता है। डिविडेंड जो पे किया जाता है, किन के ऊपर पे किया जाता है, ऑन शेयर्स, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो। जो डिविडेंड पे किया जाता है वो शेयर्स पे किया जाता है, शेयर्स पे, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो। बट इंटरेस्ट जो है पे किया जाता है डिबेंचर्स के ऊपर, डिबेंचर्स के ऊपर, लोन के ऊपर। आपने कोई लोन ले रखा है, कोई फिक्स एफडी करवा रखी है, उनके ऊपर क्या पे किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है। अगर आपको शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है, डिविडेंड, डिबेंचर्स के ऊपर, लोन के ऊपर, बोरिंग्स के ऊपर क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। नंबर 2, इंटरेस्ट क्या होता है, डेट होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, डेट होता है। इट इज अ डेट, डेट कैपिटल का हिस्सा होता है। बट डिविडेंड बिकम डेट ओनली आफ्टर इट हैज बीन डिक्लेयर बाय द कंपनी। डिविडेंड वैसे डेट नहीं है, डिविडेंड डेट नहीं है जब तक कंपनी उसको डिक्लेयर नहीं करती। बट जिस दिन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, जिस दिन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, वो क्या बन जाता है, वो बन जाएगा डेट, क्योंकि वो फिर कंपनी को देना पड़ेगा। समझ आ गई? यस, क्योंकि फिर देना पड़ेगा ना, फिर तो देना पड़ेगा। फिर आप मुकर थोड़ी सकते हो कि हम नहीं देते। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया फिर वो देना पड़ता है, फिर वो डेट बन जाता है, वो लायबिलिटी बन जाती है देना। और इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमेशा डेट का ही पार्ट होता है। इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे, लोन्स पे, एफडी वगैरह इन सब पे दिया जाता है।
इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेट, तो वो तो डेट होता ही है। पॉइंट नंबर सी, जर्नली इंटरेस्ट पेड आउट ऑफ द कंपनीज एसेट। जो मतलब इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट कहां से पेड किया जाता है? आउट ऑफ द कंपनी इज एसेट, कंपनी की एसेट में से पे किया जाता है डिविडेंड को, सॉरी इंटरेस्ट को। बट जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड पे किया जाता है, डिविडेंड कैन नॉट बी पे आउट ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी। डिविडेंड को एसेट ऑफ द कंपनी में से पे नहीं किया जाता। ये कहां से पे किया जाता है? ये पे किया जाता है प्रॉफिट में से। डिविडेंड पे किया जाता है प्रॉफिट में से। कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल होता है तो तभी डिविडेंड पे किया जाता है। अगर प्रॉफिट अवेलेबल है कंपनी के पास, तभी डिविडेंड जो किया जाता है पे किया जाता है, अदरवाइज डिविडेंड पे नहीं किया जा सकता। समझ आ गई? आगे बढ़ते भाई, क्या है, कंपनी ने क्या किया, मान लो लोन लिया, लोन लिया बिजनेस करने के लिए। कंपनी ने लोन लेके कोई एसेट परचेज करी, एसेट का यूज करके जो भी मतलब रिपेमेंट करने के लिए वो पैसा देगा, वो एसेट में से देगा, एसेट का यूज करके देगा लोन। वो अपनी कैपिटल, कैपिटल जो है एसेट में से ही इंटरेस्ट देगा। बट जो डिविडेंड कब पे करेगा? डिविडेंड जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट में से पे करेगा। क्लियर है? इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन द प्रॉफिट, वेयरएज डिविडेंड इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? इंटरेस्ट क्या है? एक चार्ज होता है। इंटरेस्ट इज अ चार्ज, क्योंकि ये कंपलसरी होता है पे करना। इंटरेस्ट कंपलसरी है यार, आपने लोन ले रखा है, आप इंटरेस्ट पे करोगे ना, कंपलसरी। ये चार्ज होता है, ये आपको पे करना पड़ता है कंपलसरी। बट प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन होता है, कंपनी की मर्जी है पे करे या ना करे, मतलब डिक्लेयर करे या ना करे, कंपनी की मर्जी है। समझ आ गई? कंपनी के पास अगर प्रॉफिट हुआ तो वो देगी, नहीं हुआ तो नहीं देगी। समझ आ गई? हाँ, आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, आगे बढ़ते हैं। चार्ट एनालिसिस हाउ डिविडेंड डिक्लेयर पेड बाय द कंपनी। एक कंपनी किस तरह से डिविडेंड डिक्लेयर करती है, चार्ट में बता रखा है, पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? हाँ, नहीं, इससे इससे आगे चलेंगे, मतलब अकॉर्डिंगली, तुम्हारी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली, जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में रहेंगे वो चैप्टर पहले लेंगे। समझ आ गई? चार्ट एनालिसिस हाउ डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड बाय द कंपनी। चार्ट एनालिसिस, भाई किस तरह से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है और किस तरह से फिर डिविडेंड पे करती है कंपनी। इसके लिए सेक्शन जो बताया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर, वो सेक्शन है 123, 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट। पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है कंपनी के द्वारा इन द बोर्ड मीटिंग। कंपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर करती है। कंपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर करती है। जैसे ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी,
जैसे ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, उसके 5 दिन के अंदर अंदर जितना भी अमाउंट कंपनी ने डिक्लेयर किया, मान लो 5 करोड़ रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 5 करोड़ को 5 दिन के अंदर अंदर एक अलग अकाउंट ओपन करेगी। उस अकाउंट का नाम होगा डिविडेंड अकाउंट, और उस डिविडेंड अकाउंट में वो 5 करोड़ रुपया क्या कर देगी, डिपॉजिट कर देगी। ठीक है, समझ आ गया यहां तक। पहले कंपनी मीटिंग के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, डिक्लेयर करते ही 5 दिन के अंदर अंदर उस पैसे को एक डिविडेंड अकाउंट में डाल देगी और जिस दिन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, पेमेंट करेगी 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड की, पेमेंट कर देगी 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड की। समझ आ गई यहां तक। डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड की पेमेंट कर देगी। आगे बढ़ते हैं। इफ अगर पेमेंट नहीं हुई, इफ नॉट देन इन द नेक्स्ट 7 डेज, अगर कंपनी ने 30 दिन के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर अंदर डिविडेंड की पेमेंट नहीं करी, अगर कर दी है, देख 2 केस होंगे, अगर कर दी है तो विद इन 90 डेज, जिस दिन पेमेंट की, पेमेंट करने के 90 दिन के अंदर अंदर पब्लिश करेगी वेबसाइट पे नेम ऑफ शेयर होल्डर हु इज डिविडेंड इज अनपेड, their name, their address, amount unpaid dividend. The company need to pay interest at the rate 12% for delay transfer in the unpaid dividend account. भाई क्या है क्या है कि अगर कंपनी ने पे नहीं किया, तो अगर कंपनी ने पे नहीं किया तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर उस पैसे को कहां ट्रांसफर कर देगी, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। देखो क्या है, मैं पूरा बताता हूं अच्छे से। डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने, मान लो मीटिंग के अंदर पहले डिक्लेयर हो गया। जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर होते ही पहले तो आप 5 दिन के अंदर अंदर पैसे को कहां ट्रांसफर कर दोगे, सेपरेट डिविडेंड अकाउंट में, सेपरेट डिविडेंड अकाउंट में, सेपरेट डिविडेंड अकाउंट में। और जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट करोगे। समझ आ गई। मान लो 2 केस होते हैं, आपने डिविडेंड पे नहीं किया, नोट पेड, 30 दिन के अंदर आपने डिविडेंड पे नहीं किया, तो आप सारे पैसे को अगले 7 दिनों के अंदर अंदर, 7 डेज के अंदर अंदर कहां ट्रांसफर करोगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। यहां तक क्लियर है। अगर आपका पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा 7 साल हो गए हैं, आपने अभी भी किसी को डिविडेंड नहीं पे किया, वो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा है और उसको 7 साल हो गए हैं, तो उस पैसे को कहां ट्रांसफर कर दोगे, ट्रांसफर टू द IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। यहां तक क्लियर है। हाँ हाँ भाई क्या होता है कि आधे पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं,
आधे पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं ना कि जिनको डिविडेंड पे नहीं किया गया, मान लो। हाँ भाई, उनको पे नहीं किया गया, तो कंपनी 30, देखो ये तो हो गई, अगर 7 दिन के अंदर आप पे नहीं करोगे, ये तो आप करोगे, ये चीज तो आप करोगे। साथ की साथ जिस दिन आपने डिविडेंड की पेमेंट करी, उसके 90 दिनों के अंदर अंदर आप वेबसाइट पे उन शेयर होल्डर के नाम भी बताओगे कि भाई जिनको डिविडेंड नहीं पे किया गया। हाँ, और कितना उनको डिविडेंड पे करना था, उनके पूरी लिस्ट कंपनी बनाएगी, भाई इन इन लोगों को डिविडेंड पे नहीं किया हुआ, और इनको वेबसाइट पे शो करेगी अपनी, है ना। और उनको 12% इंटरेस्ट भी देगी अगर उनका डिविडेंड का पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया था। समझ आ गई? आगे बढ़े। किस, कहाँ पे? ये वाला, ये अंडर सेक्शन। हाँ, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड कंपनी कहां से पे करेगी? सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। एक कंपनी जो है डिविडेंड कहां से पे करेगी? सेक्शन 123 सब सेक्शन 1। कंपनी जो डिविडेंड पे करेगी प्रॉफिट में से, कंपनी के जिस ईयर में कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है, उस ईयर के प्रॉफिट में से कंपनी क्या करेगी? डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यहां से कर सकती है। दूसरा कहां से कर सकती है? एक तो कंपनी उस ईयर के प्रॉफिट में से कर सकती है, दूसरा कहां से कर सकती है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अगर पिछले साल का कोई प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ना, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। अगर पिछले साल का कोई प्रॉफिट था अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो? डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए यूज कर सकते हो। समझ आ गया कि भाई कंपनी का पिछले साल में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, और वो अब है प्रॉफिट कंपनी के पास, कंपनी के जनरल रिजर्व के अंदर पड़ा है वो, सॉरी फ्री रिजर्व के अंदर, कंपनी के फ्री रिजर्व के अंदर वो पैसा पड़ा हुआ है, तो आप उसका यूज भी करके यहां पर चल सकते हो। क्लियर है? या फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पैसा दिया है, किस चीज के लिए पैसा दिया गया है वो? फॉर दी पेमेंट ऑफ डिविडेंड in accordance of a guarantee given by the concerned government, given by the concerned government। समझ आ गई भाई? कंपनी 3 जगह से अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। करंट ईयर के प्रॉफिट में, करंट ईयर के प्रॉफिट में से, जिस ईयर में डिविडेंड पे कर रही है कंपनी, उस ईयर के प्रॉफिट में से कंपनी कर सकती है। दूसरा, पिछले साल के, प्रीवियस ईयर के कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वहां से कर सकती है। या फिर आपको कोई पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट
ने दिया है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने आपको गारंटी दी थी कि हम आपको डिविडेंड डिक्लेयर करते टाइम पैसा देंगे, तो आप उस पैसे में से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है आगे, कैन कंपनी पे डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कि क्या कैपिटल प्रॉफिट में से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? एक होता है फ्री रिजर्व, एक होता है कैपिटल रिजर्व। जनरल फ्री रिजर्व ही होता है। हाँ हाँ, कि भाई क्या है कि क्या कंपनी कैपिटल रिजर्व में से किसी कैपिटल एसेट को बेच के, मतलब कोई मशीनरी बेची, कोई चीज बेची, उसको बेचकर क्या कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? हमने ऊपर पढ़ा, क्या इनमें कोई था ऐसा, कुछ था ऐसा? तो नहीं कर सकती। कैपिटल प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है? प्रॉफिट गेन बाय सेल ऑफ कैपिटल एसेट। कंपनी ने अपनी कोई बिल्डिंग बेच दी, कंपनी ने अपनी कोई लैंड बेच दी, कंपनी ने अपनी कोई मशीनरी बेच दी, उसको बेच के कंपनी ने क्या किया? प्रॉफिट कमाना शुरू किया, प्रॉफिट कमाया। ठीक है ना? अनरियलाइज प्रॉफिट, कोई रियलाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या एक्चुअली रियलाइज, तो क्या कर सकती है कंपनी? कैन नॉट पेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट हैज द सरप्लस नॉट बीन एक्चुअली रियलाइज। भाई क्या है, कंपनी जो है, देखो वैसे तो दो कंडीशन होती है। अगर आपका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आपने रियलाइज किया है, रियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट, कैपिटल एसेट पर अगर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो कंपनी क्या नहीं कर सकती? डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। किस पे? ऑन कैपिटल प्रॉफिट पे, कैपिटल प्रॉफिट पे। बट कंपनी कर सकती है, कंपनी कैपिटल प्रॉफिट पे जर्नली नहीं कर सकती, बट कब कर सकती है? उसके लिए कैपिटल प्रॉफिट पे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। वो कर सकती है जब आप कुछ कंडीशन फुलफिल करोगे, कुछ कंडीशन फुलफिल करोगे। कंडीशन क्या होंगी? नहीं, कंपनी कंपनी को कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या? कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट शुड एक्चुअली बी रियलाइज। भाई आपको प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअल में हुआ है आपको प्रॉफिट। दूसरा, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको अलाउ कर रहा है। तीसरा, सरप्लस शुड रिमेन आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ होल ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी। आपके पास सरप्लस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो? कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। समझ आ गया? हाँ हाँ, समझ आ, हाँ क्लियर है। शुड रिमेन आफ्टर वैल्यूएशन, भाई मतलब क्या है, जब आप वैल्यूएशन करोगे एसेट्स और लाइबिलिटी का, एसेट्स में से माइनस करोगे लाइबिलिटी वगैरह, आपके पास सरप्लस होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व अंडर प्रीवियस एक्ट, ट्रांसफर टू रिजर्व अंडर प्रीवियस एक्ट। भाई क्या कहना चाह रहा है यहां पर? पुराने कंपनीज एक्ट में क्या लिखा था? कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर क्या लिखा था? पुराने एक्ट में लिखा था, कोई भी कंपनी, एवरी कंपनी में
बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन एनी प्रीवियस ईयर ट्रांसफर पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट टू फ्री रिजर्व एज इट मे कंडीशन नेसेसरी। पुराना कंपनीज एक्ट कहता था कि कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहां ट्रांसफर करेगी, कुछ हिस्सा जर्नल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, या फ्री रिजर्व कह लो, फ्री रिजर्व के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। बट कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये ट्रांसफर करना फ्री रिजर्व के अंदर ऐसा कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। फ्री रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर आता है ना, फ्री रिजर्व, जिसका यूज जर्नल रिजर्व कहते हैं, जिसका यूज आप किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हो, वो फ्री होते हैं, आप उसका यूटिलाइजेशन किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हो। समझ आ गई? देखो फ्री रिजर्व क्या क्या होते हैं, क्या है, देखो पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर क्या लिखा था। पुराना कंपनीज एक्ट कौन सा? कंपनीज एक्ट 1956। वो ये कहता था कि भाई कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, उसका कुछ पार्ट जो है ट्रांसफर कर देगी, कहां पे ट्रांसफर करेगी? टू द फ्री रिजर्व। ये पुराना कंपनीज एक्ट कहता था 1956 का। बट नए कंपनीज एक्ट 2013 वाले में ऐसा कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व इन पास्ट ईयर। देखो ये कहना चाह रहा है कि क्या कंपनी जो पिछले साल का प्रॉफिट था, मतलब जो प्रॉफिट था जिसको रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दिया है कंपनी ने, तो क्या कंपनी डिविडेंड जो है आउट ऑफ द प्रॉफिट जिसको रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है वहां से पे कर सकती है या नहीं कर सकती, ये बात करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू द रिजर्व इन पास्ट ईयर। पिछले साल कंपनी ने, पास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर के अंदर कंपनी ने प्रॉफिट को रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, तो क्या कंपनी उस रिजर्व में से डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकती है या नहीं कर सकती है, वो पढ़ते हैं। सेकंड एंड थर्ड प्रोविजन टू सेक्शन 123 रूल 3 ऑफ द कंपनीज, रूल 3 ऑफ द कंपनी डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। इसके बारे में रूल 3 बात करता है। पढ़ते हैं क्या कहता है। रूल 3 ऑफ द said rule provide that in event of inadequate or absence of profits in an year, मान लो 2023 के अंदर कंपनी के पास 2023 में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, या फिर या तो कोई प्रॉफिट नहीं था या फिर बहुत ही कम प्रॉफिट था, इनएडुकेट प्रॉफिट, कंपनी डिविडेंड पे करना चाहती है अपने शेयर होल्डर को, तो उसके लिए यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या कंपनी रिजर्व में से पे कर सकती है क्या? रिजर्व रिजर्व में से पे कर सकती है क्या? यहां पे ये क्वेश्चन आता है।
तो उसके लिए रूल 3 बताया हुआ है। अब रूल 3 कहता क्या है वो बात कर लेते हैं। समझ आ गई भाई? हाँ, Rule 3 of the said rule provide that in event of inadequacy or absence of profit in any year, a company may declare dividend out of surplus subject to fulfillment of condition। भाई कंपनी कर सकती है, कंपनी रिजर्व में से, सरप्लस में से, रिजर्व में से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, बट आपको कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है वो बात कर लेते हैं। अब कंडीशन क्या है वो बात कर लेते हैं। पहली कंडीशन, rate of dividend declare shall not exceed the average of the rate at which the dividend was declared by company in the 3 previous immediately preceding financial year। पहली कंडीशन क्या है भाई, आप कर सकते हो बट जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, पिछले 3 साल के रेट ऑफ डिविडेंड से, जो आपने डिक्लेयर किया था पिछले 3 सालों में डिविडेंड, उसके एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन समझ आ गई? हाँ भाई मान लो, हाँ हाँ कि भाई पिछले 3 सालों का एवरेज कर लो, एवरेज आपने निकाली और मान लो 8% निकल रहा है, तो 8% से ज्यादा आप नहीं कर सकते इस साल में रेट। हाँ मतलब एवरेज वाला, समझ आ गई? दूसरी कंडीशन, हाउएवर above restriction shall not apply to company which has not declared any dividend in each of the 3 preceding financial year। बट जिस कंपनी ने पिछले 3 साल में कोई डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं किया, तो उस केस में पहले वाली कंडीशन जो है अप्लाई नहीं होगी, वो किसी भी रेट पे फिर क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। समझ आ गई? अगर भाई देखो पहले वाली क्या कह रहा है भाई, पिछले 3 सालों में जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया उस रेट का एवरेज, बट जब किया ही नहीं तो फिर कौन सा एवरेज देखेंगे, हम कुछ भी नहीं देखेंगे, तो फिर वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती। समझ आ गई? द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच accumulated profit shall not exceed amount equal to 1/10 मतलब 10% of its paid up share capital and free reserve as appearing in the latest audit financial statement। मतलब जो रिजर्व होंगे, ये जो रिजर्व होंगे, रिजर्व में से आप कितना पैसा यूज कर सकते हो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, डिविडेंड पे करने के लिए, रिजर्व में से कितना पैसा आप यूज कर सकते हो, कितना कर सकते हो, 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। जो ये अमाउंट बता रखा है इतना ही यूज कर सकते हो। द अमाउंट सो ड्रॉन शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज, जितना पैसा आपने निकाला उसका यूज पहले आप करोगे, अगर कंपनी को कोई लॉस हुआ है उस लॉस को पूरा करने के लिए पहले उसका यूज करोगे, उसके बाद आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। क्लियर है? उसके बाद आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉवल, भाई मान लो आपने पैसा निकाल लिया, तो रिजर्व के अंदर कितना बैलेंस होना चाहिए बाद में। द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉवल शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल का 15% से कम नहीं होना चाहिए। समझ आ गई? आगे बढ़ो। हाँ भाई यूज करेंगे आप, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। बट जब आपके पास पैसा विड्रॉ करोगे फिर आप देखोगे कि भाई
आपका जो पैसा रिजर्व के अंदर होना चाहिए ना निकालने के बाद 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। क्लियर है? थर्ड, पेड अप शेयर कैपिटल मतलब भाई जो पैसा कंपनी ने जो शेयर इश्यू किए थे और जिन पे कंपनी को पैसा मिला है, शेयर होल्डर ने पे किया हुआ है ना, वो नहीं नहीं वो नहीं, यही पेड अप कैपिटल जितना पैसा मेंबर से आया हुआ है, शेयर होल्डर से आया हुआ है कंपनी के पास, चाहे वो इक्विटी फॉर्म में हो चाहे वो प्रेफरेंस फॉर्म में हो, टोटल होता है पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर है? थर्ड प्रोविजन टू सेक्शन 123 सबसेक्शन 1, आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर और पेड बाय कंपनी फ्रॉम इट्स रिजर्व अदर देन फ्री रिजर्व। भाई कोई कंपनी जो है किसी भी रिजर्व में से सिर्फ फ्री रिजर्व को छोड़ के बाकी किसी रिजर्व में से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। क्लियर है? अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो कहां से करेगी? फ्री रिजर्व में से। बाकी किसी दूसरे रिजर्व जैसे कैपिटल रिजर्व हो गया या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट रिजर्व हो गया, इनमें से नहीं कर सकती। कंपनी करेगी तो फ्री रिजर्व में से करेगी। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 इज एडेड एज फॉलो बाय द कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015। क्या कहता है ये? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरी ओवर प्रीवियस losses and depreciation not provided in the previous year are set off against the profit of the company for the current year। भाई जब तक कंपनी के अगर कोई लॉस है, कंपनी को अगर कोई लॉस हो रहा है तो लॉस के केस में वो क्या डिविडेंड पे करेगी? पहले अगर कंपनी के कोई पुराने लॉस हैं या कोई डेप्रिसिएशन है, उनको क्या करेगी? सेट ऑफ करेगी। पहले कंपनी सेट ऑफ करेगी। सेट ऑफ करने के बाद जो पैसा बचेगा तब वो एज ए डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, डिविडेंड पे कर सकती है। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। कंपल्सरी रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बिफोर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आपको अगर डिविडेंड पे करना है तो डिविडेंड पे करने से पहले आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाओगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाओगे। सेम बात वही कर रहा है जो हमने ये पढ़ी है ना, सेम बात वही कर रहा है। ये कह रहा है कि इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123 ऑफ द एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 no company shall pay dividend in any year without charging depreciation in the profit and loss account for the current year and there is no balance of unprovided depreciation for any earlier year or years। पहले कंपनी क्या करेगी? डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी। पीएनएल के अंदर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे ना, पहले कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी, डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग प्रॉपरली प्रोविजंस बनाएगी, उसके बाद ही कंपनी क्या कर सकती है? डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, पे कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। रिस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 123। कंपनी कब डिविडेंड पे नहीं कर सकती? कंपनी विच हैज फेल्ड to repay the principal or interest in respect of fixed deposit as well as per section 73-74 of the act is forbidden by क्या है तो आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। क्लियर है? अभी आ रहा है?
रिस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। रिस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है पेमेंट ऑफ डिविडेंड में, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट में, किस पर? अगर कंपनी ने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखा था पब्लिक से, कोई लोन ले रखा था, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है उस लोन को वापस करने में, उस पर इंटरेस्ट देने में, तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती जब तक आप वो पैसा वापस ना कर दो, लोन वाला और इंटरेस्ट। समझ आ गई? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट एनुअल जनरल मीटिंग, ये फाइनल डिविडेंड की बात कर रहा है। जो डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है वो होता है फाइनल डिविडेंड। Declaration of dividend at annual general meeting. Dividend is to be declared at annual general meeting, but it has no power to declare dividend exceeding the amount recommended by the board. मतलब पहले जो डिविडेंड है उसको रिकमेंड कौन करेगा? डिविडेंड को रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड करता है, और उसको डिक्लेयर किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है ना, उस दिन डिविडेंड क्या बन जाता है? डेट, जो कि कंपनी को पे करना पड़ेगा रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। कंपनी कैन नॉट पास अ रेजोल्यूशन फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड विदाउट पासिंग अ रेजोल्यूशन फॉर अडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। भाई बिना एनुअल अकाउंट्स को अडॉप्ट किए हुए, बिना एनुअल अकाउंट्स को एडॉप्ट किए हुए आप रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते। किस चीज का? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का। पहले आपको पहले जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं ना, जो बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, इनको पहले कंपनी को अप्रूव, वो अडॉप्ट करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? डिविडेंड डिक्लेयर करने के रिगार्डिंग रेजोल्यूशन पास कर सकते हो कि भाई पहले कंपनी, मतलब यार जिस ईयर के अंदर, मान लो 2023 के अंदर कंपनी कह रही है कि हम डिविडेंड पे करेंगे, पहले ये तो बताना पड़ेगा ना कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है। अब प्रॉफिट कितना है वो तो फिर बैलेंस शीट से पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेगा, अकाउंट्स से पता चलेगा। अब पहले अकाउंट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिविडेंड डिक्लेयर कर पाओगे। क्लियर है? डिविडेंड शैल बी पेड इन कैश, बाय चेक, वारंट, इलेक्ट्रॉनिकली। आप कैसे भी पे कर सकते हो, आप बाय कैश से, बाय चेक से, वारंट से, इलेक्ट्रॉनिकली आप पे करके यहाँ पर चल सकते हो। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। ये केस लो है एक, विश्वनाथ प्रसाद खेतान वर्सेस न्यू सेंट्रल जूट मिल्स। इसमें क्या बोला गया था केस लो के अंदर? इट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी टू डिक्लेयर फर्दर डिविडेंड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट AGM. However, a company which could not declare dividend at a AGM may do so at a subsequent EGM. ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? भाई अगर किसी कंपनी ने, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी टू डिक्लेयर अ फर्दर डिविडेंड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड EGM में डिक्लेयर कर दिया, अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड EGM में डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद वो फर्दर डिविडेंड
डिक्लेयर नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो वो अगली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, यानी इंटरिम डिविडेंड। क्लियर है? वैसे क्या होता है, फाइनल डिविडेंड कहां डिक्लेयर होता है? एजीएम के अंदर। जब एजीएम में डिक्लेयर हो गया तो फर्दर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। अगर उसको दोबारा डिक्लेयर करना है तो वो नेक्स्ट एजीएम में करेगी। बट अगर कंपनी ने एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, अगर कंपनी ने एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो वो आगे जो ड्यूरिंग द ईयर कोई भी ईजीएम होगी ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये होती है एनुअल जनरल मीटिंग, बट जो ड्यूरिंग द ईयर होती है वो होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्लियर है? यहां पे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। दूसरा केस, भारत फायर एंड जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। इस केस में क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज आप नहीं कर सकते किस चीज में? डिविडेंड को डिक्लेयर करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में शेयर होल्डर को। समझ आ गई? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मतलब मान लो कंपनी के शेयर्स थे, कंपनी के शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए का शेयर था फेस वैल्यू, तूने वो 15 रुपए में इशू कर दिया, 5 रुपए क्या हुआ? सिक्योरिटी प्रीमियम। जब कंपनी को फेस वैल्यू से ज्यादा जब कंपनी शेयर इशू करती है उसको कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। और कंपनी जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसको कहां ट्रांसफर कर देगी? शेयर प्रीमियम अकाउंट के अंदर। सिर्फ लिमिटेड यूज के लिए ही शेयर प्रीमियम अकाउंट का प्रयोग किया जाता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। समझ आ गई? अरे भाई मेरी बात सुन। कंपनी ने मान ले कंपनी ने कंपनी के शेयर की वैल्यू थी मान ले ₹10 फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, बट कंपनी ने 15 रुपए में इशू किया वो शेयर। हम अकाउंट्स में पढ़ते नहीं थे, फेस वैल्यू 10 रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की पैसा एट अ प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू किया 5 रुपए की, तो जो प्रीमियम का पैसा आता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज ये फ्री रिजर्व नहीं होता, इट्स नॉट फ्री रिजर्व, ये फ्री रिजर्व नहीं होता। क्योंकि ये फ्री रिजर्व नहीं होता तो आप इसका यूज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं कर सकते। समझ आ गई? अरे क्रेडिट में पढ़ा है ना यार, है ना? आगे बढ़े। बर्लैंड वर्सेस आर्ले क्या कहता है यहाँ पे? हाउ मच ऑफ प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड